देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए इनका। ये है ताजिक, सीजे और तकाशी। ये हैं ब्रुक हेवन के बहुत ही जबरदस्त बाइकर्स। हर दिन वे शहर की सड़कों पर उत्पात मचाते, ड्राइवरों और पैदल चलने वालों दोनों को ही परेशान करते। साथ ही उनके रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को एकदम डरा कर रखते थे। बात कुछ ऐसी थी कि इन पागलपंती करने वाले बाइकर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ये थी एक जबरदस्त छलांग दोस्तों। हाँ बिल्कुल, वे वर्कर्स तो देखते ही रह गए हमें। उसी दिन बाइकर्स के एक विरोधी गैंग के साथ उनकी बैटल होने वाली थी। उन बहादुर बंदों ने दावा किया कि वे रॉबक्स की सड़कों के मालिक थे और ताजिक का गैंग सिर्फ हारे हुए लोगों का एक ग्रुप था। इसलिए इन गुंडों को सजा तो मिलनी ही थी। तो बस कुछ ही वक्त में ये बैटल शुरू होने को था। इसी बीच डॉल्बी ब्रुक हेवन के उपनगरीय इलाके में एक पेट्रोलिंग पर लगा था। वह गाड़ी से वापस पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था, तभी एक अजीब दृश्य ने उसका ध्यान खींचा और वो वहां रुकना चाहा। लगता है यहाँ कुछ झोल झाल चल रहा है, मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। पुलिस, कोई हिलना मत यहां से। अरे ये रेस शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। फैंस पहले से ही अपने फेवरेट के सपोर्ट में जोरों शोर से चिल्ला रहे थे। लेमी, तुम बेस्ट हो, इन लोगों को दिखा दो कि यहाँ का बॉस कौन है। ताजिक, तुम इस बकवास से आदमी की बैंड बजा देना, हम तुम्हारे साथ हैं भाई। रेस गैंग के लीडर्स ताजिक और लेमी के बीच एक पर एक के फॉर्मेट में रखी गई थी। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। जो बंदा सबसे पहले आएगा उसका गैंग पूरे ब्रुक हेवन में सबसे मस्त माना जाएगा। सब कुछ शुरू होने के लिए तैयार था। इसी के साथ रेस शुरू हो गई। शुरुआत में ही लेमी की दमदार बाइक तेजी से आगे बढ़ी और रेस को लीड कर रही थी, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल पहले गियर में ही दमदार स्पीड पकड़ने में खास रूप से डिजाइन की गई थी, लेकिन सिर्फ पहले गियर में ही। और जब ताजिक चौथे गियर में गया तो इस बियर्डी बंदे को उसने तुरंत पीछे छोड़ दिया और एक जापानीज आयरन हॉर्स वाले इंजन की आवाज उस गैंग के बंदे को जला रही थी। लेमी ने कई सारी घिनौनी चालों को चला, लेकिन इसके बावजूद ताजिक फिर भी पहले स्थान पर आने में कामयाब रहा, जिससे यह साबित हुआ कि वो और उसका गैंग सबसे जबरदस्त थे। हुर्रे ताजिक, जीत हमारी है। हाँ मेरे भाई, मुझे पहले से ही पता था कि तुम फर्स्ट आओगे। ये दाढ़ी वाले बदमाश बस अपने मालिक की अपमानजनक हार से काफी गुस्से में थे। अपनी हार मान लेने से इनकार कर दिया और इसलिए बल्ले खेल में आ गए और वहां लड़ाई शुरू हो गई। तकाशी अकेले ही उनसे लड़ने निकल पड़ा
उसने इन बदमाशों को अपने कराटे के टैलेंट से चौंका देने का फैसला किया। ये अनाड़ी दाढ़ी वाले लोग फुर्तीले तकाशी को छू भी नहीं सके। उसने निंजा की तरह सबसे दर्दनाक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे वे दाढ़ी वाले लोगों के होश उड़ते दिख रहे थे और वे लोग लगभग बेहोश हो चुके थे। ठीक उसी वक्त लेमी को होश आ गया। कायरों की तरह उसने एक बंदूक पकड़ी और तकाशी की पीठ में गोली मार दी। जब वह अपनी बंदूक को फिर से लोड कर रहा था तो वे लोग अपने साथी को बाइक पर ले गए और तुरंत इंजन स्टार्ट करके वहां से चले गए। मैं हूं सबसे जबरदस्त बाइकर यहाँ का। डॉल्बी को होश में आने का मौका भी नहीं मिला। वो बेचारा उस एलियन की ऑपरेटिंग टेबल पर पहुंच गया। वे दुष्ट आक्रमणकारी उसका दिमाग निकालने के लिए जरूरी कामकाज कर रहे थे, यानी डॉल्बी का भी दिमाग उनके कब्जे में जाने वाला था। उनकी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजीज ने डॉल्बी के माइंड को एक खास पदार्थ से बदलना बहुत मुमकिन बना दिया, जिसने इस सोच विचार करने वाले इंसान को पलक झपकते ही एक साइबर गुलाम में बदल दिया। डॉल्बी का दिमाग बदले जाने के बाद वह एलियंस की भाषा को समझने लगा। उसके पास केवल उसका शरीर ही इंसानों की बची एकमात्र चीज थी। ताजिक और सिडजे पूरे स्पीड से ब्रुक हेवन की सड़कों पर दौड़ रहे थे। बहादुर तकासी की जिंदगी अधर में लटक गई थी और हर सेकंड काफी मायने रखता था। तकासी बस बर्दाश्त करना, हम लगभग अस्पताल पहुंच गए हैं। हेलो बहना, बिना कुछ सोचे जल्दी से एंट्रेंस की ओर दौड़ कर आओ। ताजिक आखिर क्या हो गया? इसे बताने का वक्त नहीं, अभी जल्दी करो। ताजिक की बहन मेंडी ब्रुक हेवन के अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी। वो हमेशा अपने भाई और उसके दोस्तों को मोटरसाइकिल से होने वाली दुर्घटनाओं के बाद उनकी छोटी मोटी चोटों को ठीक करने में मदद करती थी। लेकिन गोली का घाव उसने पहली बार देखा। अरे बाप रे, इसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए होगा। ये बंदूक की गोली का घाव है। इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो डैड मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन तुम सर्जरी करने जा रही हो और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तो केवल एक नर्स हूँ। बहस मत करो अब, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। मैंडी अपने भाई को मना नहीं कर सकी। वे लोग सावधानी से अपने घायल दोस्त को खाली सर्जरी कक्ष में ले आए। सर्जरी के लिए वहां सब कुछ पहले से ही तैयार किया गया था। तकासी के जैकेट को उतारकर ऑपरेटिंग टेबल पर रख दिया गया और अच्छे से उसे लिटा दिया गया। वो लड़की सचमुच काफी डरी हुई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर कहां से शुरुआत करनी है, लेकिन फिर उसे याद आया कि मरीज को सबसे पहले प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मैंडी, जल्दी करो, लग रहा है कि इसकी हालत खराब हो रही है। चुप करो, जल्दी से मुझे बेहोशी की दवा ला कर दो। सिजे, जाओ जल्दी से मुझे कैंची ला कर दो।
मैंडी, हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। चलो हटो वहां से बेवकूफ। तूने ये क्या कर डाला? ताजिक ने आखिरी दम तक अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन घाव काफी घातक निकला, इसलिए तकाशी की मौत हो गई। ताजिक रुक जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तकाशी, मैंने तुमसे कहा था हमें एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की जरूरत है। हम उन बियर्डी लोगों से तकाशी की मौत का बदला लेंगे। मैंडी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब उन्होंने डॉल्बी को एक साइबोर्ग गुलाम बनाने का काम पूरा कर लिया, तो एलियंस उसे वापस उसी जगह पर ले आए जहां से उन्होंने उसे किडनैप किया था। उनकी कार अभी भी वहीं खड़ी थी। डॉल्बी तुरंत कार में बैठा और वापस पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। नमस्ते डॉल्बी। डॉल्बी के हाव भाव बदले हुए दिख रहे हैं। ये बाइकर पक्का उसी का बेटा है जिसने उसके लिए फिर से बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। डॉल्बी, आप आ गए। हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हमें आपकी ही जरूरत है। जब वो ऑफिस के अंदर आया तो बिना देर किए वो अपने टेबल पर जा बैठा और काम करने का नाटक करने लगा। इसी तरह बैठे बैठे कई घंटे बीत गए और इस पूरे वक्त में वो बस अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा और अपने एलियंस आकाओं के आदेश का इंतजार कर रहा था। उठ जाओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। अरे वाह, वैसे भी यहाँ बोर महसूस कर रहा था। डॉल्बी, ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? उसकी पूछताछ अभी बाकी है। मैं इस मामले को अपने पर्सनल कंट्रोल में ले रहा हूं। आज सुबह से वो ऐसा ही बिहेव कर रहा है यार। इसी बीच वे बाइकर ताजिक के घर पर पहुंचे। उस दाढ़ी वाले गैंग से बदला लेने के लिए उन्हें खुद को हथियार बंद करना था। चलो हम तहखाने में देखते हैं। मेरे पिताजी अपनी बंदूकें यहीं रखा करते हैं। डॉल्बी का तहखाना सच में बंदूकों का म्यूजियम लग रहा था। इसमें राइफल और मशीन गन से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर और बाजूका तक सभी जरूरी चीजें थी। इनका शस्त्रागार रॉबक्स में बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करने के लिए काफी था। तुम्हारे पिता के पास इतने ज्यादा हथियार कहां से आए? वो तो बस एक आम पुलिस वाले हैं। ताजिक गर्व से अपने दोस्त को अपने पिता के बारे में बताने लगा। ये पता चला कि डॉल्बी वियतनाम युद्ध का अनुभवी था। पुराने दिनों में वह अपनी बहादुरी और वीरता के लिए काफी मशहूर हुआ था और उसी वक्त से
उसे अपने मन पसंदीदा हथियार जमा करने की अनुमति मिल गई और उसने ऐसा ही किया। अरे वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि डॉल्बी इतने कूल इंसान है। तो हमें कौन सी वाली लेनी चाहिए? सही बंदूक चुनना कोई आसान काम नहीं था। तरह तरह के हथियारों को देखकर सीजे की आंखें चकमका रही थी। चलो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर डॉल्बी ने गुस्सा किया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम इसका इस्तेमाल करके वापस यहीं पर रख देंगे। चलो उस कमीने को सजा देते हैं। चलो तकाशी का बदला पूरा करें। डॉल्बी और वो बेचारा बेखबर ज़ेब कतरा ब्रुकहेवन के बाहरी इलाके की तरफ गाड़ी पर जा रहे थे। सर, ये तो वही कूल बाइकर ताजिक है। क्या ये सचमुच आपका बेटा है? ज़ेब कतरे को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? बाहर निकलो। लेकिन आप यहाँ क्यों रुके? ठीक है। नीचे कूदो। तभी ज़ेब कतरे को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है, जो कि डॉल्बी उससे छिपा रहा है। ये क्या है? मैं इसके अंदर हरगिज नहीं कूदूंगा। एक तेज झटका देकर डॉल्बी ने उस बेचारे आदमी को सीधे मैन होल में धकेल दिया और इसके साथ ही भयंकर आवाजें गूंजने लगी। हेलो डैड, ताजिक भारी मुसीबत में है। वह सीधे उन दाढ़ी वालों से लड़ने चला गया। बहुत अच्छी बात है। मैंडी अपने पिता के इस व्यवहार के साथ बहुत ही दुखी हुई और उसे उनकी ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जैसे ही ताजिक और सीजे दाढ़ी वाले बाइकर्स के बेस पर पहुंचे, वे तुरंत वहां के माहौल को भांपने की कोशिश करने लगे और झाड़ियों में छिप गए। इसी बीच वे अहंकारी बदमाश साथ मिलकर अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। लेमी, तुमने उस मुर्गे को उड़ाया तो मुझे देखकर मजा आ गया था। बेवकूफ कमीने, तुम सबको खत्म कर दूंगा मैं। मारोगे मारोगे तुम सब कमीनों। बदला लेने की प्यास ने सीजे के दिमाग को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि वह गलत साइड से बाजूका को चला रहा है। वो बेचारा खुद ही अपनी ही गोली का शिकार बन गया। अरे ये क्या हुआ साला? जाओ जल्दी से बंदूक लेकर आओ यहाँ पर। ताजिक झाड़ियों से बाहर निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना आखिरी दोस्त खो दिया। नहीं, अब सीधे नरक में जाओगे तुम सब। गुस्से के उस माहौल में ताजिक ने बटन दबाया और एक अच्छा निशाना लेकर उनके ठिकाने पर गोली चला दी। उन गैंगस्टरों के लाश अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। उसी वक्त पुलिस की सायरन वहां गूंज उठी। अपने पिता के बाजूका के बारे में सोचे बिना उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाकर तुरंत ही पूरी तेजी से किसी अज्ञात दिशा में भाग निकला। जैसे ही वह दाढ़ी वाले बाइकर के अड्डे के करीब जा रहा था, डॉल्बी का ध्यान सड़क के किनारे बड़े करीने से खड़ी सीजे की मोटरसाइकिल पर गई और फिर उसके शरीर पर। उसने करीब आकर इस घटना स्थल का जायजा लिया और वहां उसे अपनी बाजूका मिली। पुलिस साइबर बॉर को तुरंत एहसास हुआ कि यहाँ क्या हुआ था। इसी बीच दाढ़ी वालों का मुखिया लेमी अपने होश में वापस आ गया। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन डॉल्बी किस्मत वाला था। ये मेरा इलाका है।
बाजूका के सीधे अटैक के बाद दाढ़ी वाले लेमी का अता पता नहीं बचा। इसी के साथ वहां सन्नाटा छा गया। डॉल्बी ने बाइकर्स के लाश को उसकी कार की डिक्की में रख दिया और एलियंस द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। ताजिक हाईवे पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा था। अभी अभी हुई घटनाएं जिन्होंने उसके पूरे जिंदगी को उलट पुलट कर दिया, बार बार उसके दिमाग में घूमती गई। ओ तेरी, बस इसी की मुझे जरूरत थी। पुलिसकर्मी ने रूल तोड़ने वाले का पीछा किया। पीछा करने के कारण ताजिक को एक पल के लिए अपना दुख भूलने का मौका मिल गया और इसी के साथ उसने खुद को हाई स्पीड ड्राइव करने के अपने रियल कैरेक्टर में पूरी तरह से डुबो दिया। उन्हें चकमा देने के बाद ताजिक ने पीछे चल रहे पुलिस को देखकर अपना ध्यान सड़क से हटा लिया था। एक घातक गलती कर दी। टक्कर एकदम भयानक थी। टक्कर की वजह से उछलकर वो ब्रूक हेवन की एक गली में गिरा। वह किस्मत वाला था कि उसकी लैंडिंग सेफ हुई और कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। क्या तुम्हें भी कानून से प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो आ जाओ। डॉल्बी अपने एलियंस आकाओं के निर्देशों को पूरा करता रहा। इसके साथ ही वो वापस उसी जगह पर चला गया जहां वो पहले जेब कतरे को लाया था। उसने हैच खोला और उन सभी के सभी को उस सीवर के अंदर फेंक दिया। एक रहस्यमय अजनबी ताजिक को ब्रूक हेवन के बाहरी इलाके में एक पुरानी ऑटो मरम्मत की दुकान में ले गया। वहां कर्मचारियों ने चोरी हुई कार की बॉडी और इंजन पर सीरियल नंबर अंकित करना शुरू कर दिया। जहां तक ताजिक की बात थी, वह सोफे पर लेट गया क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे साफ तौर पर कुछ आराम की जरूरत थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मेरी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने बारे बताता हूँ। मेरा नाम टिम है। मैं मैक्सिकन माफिया के लिए काम करता हूँ। मैं कारें चुराता हूँ। मेरा नाम ताजिक है। मैं अपनी बाइक से ब्रूक हेवन की सड़कों पर हलचल मचाता रहता हूँ। उस वक्त से सबसे अच्छे बाइकर ताजिक और मशहूर कार चोर टिम अपने तकदीर में लिखे होने की वजह से एक साथ काम करने का फैसला किया। जब डॉल्बी अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक काफी रात हो चुकी थी। सर, आप कहां जा रहे हैं? उसने गार्ड को जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे मुर्दा घर की ओर चला गया। मैंडी वहां उसका इंतजार कर रही थी। पापा, आखिरकार आप आ ही गए। देखिए इसे, उन्होंने क्या कर डाला है। हालांकि उसने ताजिक से इस पूरी कहानी को सीक्रेट रखने का वादा किया था, फिर भी मैंडी चुप न रह सकी। बंदूक की गोली के घाव के बारे में, सर्जरी करने के उनके नाकामयाब कोशिश के बारे और तकाशी की दुखद मौत के बारे में भी सब कुछ बता दिया। बिल्कुल मैंडी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी
कि उनके पिता डॉल्बी वास्तव में एलियंस की कंट्रोल में हैं और वे एलियंस इनकी आंखों और कानों के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। जैसे उसने ये धुन सुनी, डॉल्बी तुरंत अपने अलौकिक आका के कंट्रोल में आ गया। उसके पिता इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ये वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। पापा, आप कर क्या रहे हो? डॉल्बी ने अपनी बेटी पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो उसका अस्तित्व ही ना हो। उसने बस एलियंस द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया। इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता था। सर, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? इतने सब के बावजूद भी मैंडी ने अपने आप को संभाला और वो तुरंत डॉल्बी के पीछे भागी। लेकिन उसने जो देखा वो और भी ज्यादा बुरा निकला। इस बार डॉल्बी की किस्मत अच्छी थी कि उसे 2 लाशें मिल गई। उसने उन दोनों को अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और एक बार फिर से उसी सीक्रेट जगह की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार मैंडी को पता था कि उसे क्या करना है। उसने साहस जुटाया, साइकिल पर बैठी और डॉल्बी की गाड़ी का पीछा किया। लड़की सच में ये जानना चाहती थी कि उसके पिता के साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अपने रेगुलर बाइक को चलाते हुए कार का पीछा करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मैंडी की भी किस्मत काफी अच्छी निकली और उसी वक्त एक बड़ा सा ट्रक उससे आगे निकल रहा था। फिर क्या था, उसने उसे पकड़ लिया और अब डॉल्बी की कार का पीछा करने के लिए स्पीड एकदम परफेक्ट थी। दोनों की जान पहचान होने के बाद टीम ने ताजिक को अपने कार चोर गैंग के संचालन के बारे में बताना शुरू किया। हम सिर्फ कारों की ही चोरी नहीं करते हैं, चलो मैं तुम्हें और कुछ भी दिखाता हूँ। कुछ बेहतरीन जापानी स्पोर्ट बाइक्स उनकी ऑटो मरम्मत की दुकान के पिछवाड़े में खड़ी थी। ताजिक इसे देखकर एकदम से चौंक गया था। वाह, ये कितना कूल है ना। ओह, मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं मोटरसाइकिल चला सकूं। कहोगे तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सच में? तो चलो सीखते हैं। ये आसान है, एक गैस नॉब और एक ब्रेक हैंडल। तुम्हें बस सीट पर बैठना है और संतुलन बनाए रखना है, और ऐसा करना बहुत ही आसान है। चलो अब डरना बंद करो। चलो ठीक है। सबसे पहले टीम को मोटरसाइकिल चलाने में बहुत परेशानी महसूस हुई। कार का स्टीयरिंग व्हील उसके लिए कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक था। चलो अब देर मत करो, उड़ा दो इसे। हाँ, बस इसी तरह से। मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो घूमते हैं। इसी बीच डॉल्बी अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मैंडी ट्रक से अलग होने में कामयाब रही, लेकिन वो गलती से सड़क पर एक गड्ढे से टकरा गई। हालांकि उसकी लैंडिंग काफी सॉफ्ट थी, लेकिन बेचारे उस स्मार्टफोन की लैंडिंग काफी दुखद थी। इसे भी अभी होना था। ये कर क्या रहे हैं आखिर? डॉल्बी ने लाशों को ट्रंक से बाहर निकाला और उन्हें सीवर में फेंकना शुरू कर दिया। लाश एक अजीब से डिवाइस में चला गया जो एक बड़े से मांस की चक्की जैसा दिखता था। उसके छेद से कुछ अजीब हरा तरल पदार्थ बह रहा था जो कि देखने में वाकई भयानक था। हे भगवान! तभी अचानक गलत मौके पर उसका फोन बजने लगा। मैंडी ने टूटी हुई स्क्रीन को जोर से टच करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। रिंगटोन की आवाज ने डॉल्बी का ध्यान खींचा। उसने देखा कि मैंडी उसका पीछा कर रही थी। डॉल्बी आक्रामक तरीके से अपनी बेटी की ओर चला और रास्ते में जंग लगा फावड़ा उठा लिया। मैंडी बहुत खतरे में थी, एकदम से रुख बदल चुका था। अब डॉल्बी मैंडी का पीछा कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसके सामने टिक नहीं सका। बूढ़े पुलिस वाले के पैर अब पहले जैसे नहीं रहे। एक सटीक निशाने वाले ब्लास्टर शॉट के साथ उन एलियंस में से एक ने भाग रही मैंडी को गिरा दिया। लड़की बेहोश हो गई।
एलियन ने मैंडी के बॉडी को अपनी कार में फेंक दिया और वे थोड़े ही देर में अज्ञात दिशा में गायब हो गए। सर जी, क्या आप जिंदा हैं? नहीं! ताजिक की निगरानी में टीम ने जल्दी ही मोटरसाइकिल चलाने में महारत हासिल कर ली। 1 घंटे से भी कम समय में वह आत्मविश्वास से हाईवे पर जबरदस्त स्पीड से गाड़ी चला रहा था। यार, तुम तो पैदाइशी रेसर लगते हो। हाँ, बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह। अरे ये कार देखो ना भाई, यहीं पर ठहरो तुम। अरे ये कर क्या रहा है आखिर? अरे क्या ये लोग एलियंस हैं? जरा इधर आना। मैंडी, मैंडी उठ जाओ। ताजिक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आखिर? पिताजी पागल हो गए हैं, उन्होंने मुझे किडनैप किया। तुम दोनों दोस्त हो क्या? ये मेरी बहन है। जब उन लोगों ने एलियंस के गाड़ी पर कब्जा कर लिया तो मैंडी उन्हें डॉल्बी के अजीबो-गरीब हरकत के बारे में सब कुछ बता रही थी। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने तकाशी का लाश चुराया, कैसे उसने गार्ड को मार डाला, दोनों लाशों को कैसे मैन होल में डाला और अंत में उसके पीछे भी फावड़ा लेकर दौड़ा। हमारे पिताजी एकदम से बदल चुके हैं। तुम्हें याद है वो मैन होल कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद डॉल्बी अभी भी अपने मिशन को पूरा करता रहा। ठीक यहीं पर। यहाँ एक सीढ़ी है, चलो इसकी मदद से नीचे चलते हैं। पूरा ग्रुप सीवर में उतरने लगा। टीम अपनी टॉर्च से रास्ता रोशन करते हुए सबसे पहले नीचे गया। दोस्तों, बस सावधान रहना, वहां कोई बहुत बड़ी मांस की चक्की है। साला ये क्या बला है? तभी अचानक डॉल्बी हैच पर दिखाई दिया और ट्रक चालक का शरीर सीधे मांस की चक्की में जा गिरा। बच्चों ने देखा कि कैसे रॉबक्स निवासी को कुछ अजीब हरे तरल से संसाधित किया गया था। वह क्या था? हमें ये पता लगाना होगा कि ये लिक्विड कहां से बहकर आ रहा है। लोग धारा के साथ आगे चले गए। वह जगह सचमुच में डरावनी थी। घना अंधेरा और दुर्गंध ऐसी कि बर्दाश्त करना भी मुश्किल था। कुछ वक्त बाद उसकी नजर एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी, जिस पर कुछ समझ से बाहर की भाषा में शिलालेख लिखे हुए थे। इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन चित्र के अनुसार ये एक फ्यूल कंपार्टमेंट है।
लोगों ने बेतरतीब ढंग से बटन दबाना और दरवाजे को लात मारना शुरू कर दिया। ये तो क्लियर था कि वे सफल नहीं होंगे। तभी अचानक टिम को अपने पुराने दोस्त बुलिक की याद आई, जो कोई भी ताला तोड़ सकता था। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त बुलिक आसानी से ये दरवाजा खोल सकता है, लेकिन वो अब जेल में है। पापा, भागो जल्दी। मैंडी कहाँ चली गई? यार, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। मैंडी! हम बुलिक को जेल से बाहर निकालेंगे और वो दरवाजा खोल कर रहेंगे। जेल के रास्ते में टिम ताजिक को अपने पुराने दोस्त बुलिक के बारे में एक कहानी सुना रहा था कि वो डिवाइसेस के साथ काम करने में महारत हासिल रखता था और उसे कार हैकिंग के लिए अलग अलग तरह के मैकेनिज्म डिजाइन करना पसंद था और वो यही किया करता था। उसने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक साथ कारें चुराना शुरू किया, कैसे उन्होंने कुछ बूढ़े आदमी की कार चुराई और कैसे उन्होंने गलती से उसकी हत्या कर दी। फिर कैसे वे अच्छे किडनैपर्स के एक गैंग से मिले और गॉब्लिन के मार्गदर्शन में बहुत सारा पैसा कमाया और वे काफी खुश थे। लेकिन फिर उनके सामने प्रॉब्लम्स आ गई। बुलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने टिम का पता पुलिस को बता दिया। उसके बाद पुलिस उसके घर में घुस गई, लेकिन टिम किस्मत वाला था और भागने में कामयाब रहा और बुलिक बेचारा जेल में बंद हो गया। मेरा मतलब है कि बुलिक बुरा बंदा नहीं है, वो हमारी मदद जरूर कर सकता है। सुनो, मेरी पीठ खुजाओ अब तुम। तो तुम्हारा प्लान क्या है, बताओ? इसे देखो, ये वही है जिसकी हमें जरूरत थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मूर्ख कहेंगे? बुलिक! टीम, बुलिक, तुम्हारे बालों में ये क्या है? मैं इसके बारे तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये काफी लंबी कहानी है। जल्दी से कार में बैठ जाओ। जल्दी से तेज भगाओ, तुम तो एक रेसर हो। अरे बाप रे! आखिर वे लोग चले कहाँ गए?
मैंडी को होश आया और उसने खुद को थके हुए पीड़ित लोगों से भरे किसी अजीब से सेल में पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं कहाँ हूँ? यहाँ चल क्या रहा है? कोई नहीं जानता बेटा, मैं तो यहाँ कई दिनों से हूँ। और मैं? उन्होंने तुम्हें बेहोश करके आज रात ही लाया। हमें यहाँ से निकलना होगा। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। ले लो इसे। मैंने पहले ही पुलिस को फोन करके बता दिया है कि एलियंस ने मुझे किडनैप कर लिया है, लेकिन उन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। वे मजाक समझ रहे। तासिक, मेरी आवाज जा रही है? मैंडी, तुम जिंदा हो? कहाँ हो तुम? मैं पता नहीं, लेकिन मैं किसी चैम्बर में हूँ। एलियंस ने हमें किडनैप कर रखा है। फिक्र मत करो, हम तुम्हें हर हाल में निकाल लेंगे। Your battery is running low. अरे यार। मैंडी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ए, जल्दी करो, मैंडी अभी भी जिंदा है। मैंडी के पास ताजिक और उसके दोस्तों के आने और उसे बचाने का इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। टीम ताजिक और बुलिक आखिरकार उस रहस्यमयी मैनहोल तक पहुंच ही गए। जब वे उसके नजदीक आए तो उन्होंने देखा कि इस बार यह दरवाजा कंप्लीटली बंद था। तो अब हम इसे कैसे खोल सकते हैं? मैंडी ने मुझे बताया था कि डैड उस हाइड्रेंट पर कोई बटन दबा रहे थे। अरे यार, ये क्या बला है? अभी बहुत कुछ देखना है तुम्हें। चलो मेरे साथ चलो। इसे तुम हैक कर सकते हो? ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूं। भागो! तो क्या हमने तुम्हें जेल से बस टाइम पास के लिए निकाला? मुझे माफ करो, मुझसे नहीं हो पाया ये, तो क्या करूं? चुप करो यार, निकलो यहां से। बुलिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो शहर की सड़कों पर बस घूमता ही जा रहा था और मन ही मन उदास हो रहा था। अब तो ऐसा लगता है कि वही फ्यूचर मेरा इंतजार कर रही है। अरे वाह, यहाँ पर चल क्या रहा है?
बुलिक ने देखा कि कैसे कोई बच्चा केवल अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आइसक्रीम मशीन को हैक कर रहा था और उसने इस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा हरे रंग का मुखौटा भी देखा। एक ग्रीन हॉर्न और पहले से एक महान हैकर। क्या यह सचमुच वही एससीपी वाला हैकर मास्क है? एक बार जब वो जेल में था तो समाचार पर कोई इंसान रहस्यमयी हैकर मास्क के बारे में बात कर रहा था। अफवाहों के मुताबिक इस मास्क ने रॉबक्स के किसी भी निवासी को एकदम गजब की हैकिंग पावर दे दी थी। मैं इस मास्क का इस्तेमाल करके सीवर के उस दरवाजे को हैक कर सकता हूँ और टीम का मैं दोस्त हूँ, ये साबित कर दूंगा। एक बच्चे से मुखौटा छीनना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। बुलिक ने हमारे छोटे हैकर को नॉकआउट कर दिया और उससे मुखौटा छीन लिया। चलो अब देखता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। जैसे उसने मास्क लगाया, बुलिक को लगा कि वह 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट हो गया। अब प्रोग्रामिंग की एबिलिटी उसकी एकदम लिमिटलेस हो गई थी और अब वो कुछ भी कर सकता था। बुलिक फिर से उस सीक्रेट दरवाजे के पास पहुंचा। उसने एक स्मार्टफोन निकाला और उसे हैक करना शुरू कर दिया। उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना काफी ज्यादा आसान हुआ और वो दरवाजा खुल गया। टिम, मैंने वो दरवाजा हैक कर दिया है। क्या? लेकिन तुमने कैसे? बुलिक तुम बवाल हो यार। और अब मैं रॉबक्स पर राज करूंगा। बुलिक के कॉल के बाद टिम और ताजिक तुरंत उस मैन होल के पास लौट आए। उन्हें किसी भी हाल में मैंडी को बचाना था और उस तक पहुंचने के लिए यही उनके पास एकमात्र सुराग था। ताजिक, देखो इसे, दरवाजा सचमुच में खुल गया है। इसका मतलब बुलिक हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ सब कुछ एक अजीब भाषा में लिखा गया है और ये ट्यूब उस हरे लिक्विड से भरी हुई है। ये तो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको देखकर बताता हूँ। वो एक दरवाजे के अंदर चले गए। अच्छा, यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो हमें देख लें। उसके टूटे फूटे शरीर को फिर से रिकवर करने के लिए डॉल्बी को एक कैप्सूल के अंदर रखा गया था। टाइटेनियम के नैनो कणों ने उसके शरीर पर घाव को भरना शुरू कर दिया और उसकी टूटी हुई हड्डियां एक साथ जुड़ रही थी, एकदम नए जैसा। टीम, इस हॉल में इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, ये सेफ नहीं है। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। मुझे लगता है कि हम काफी करीब हैं। बहुत बढ़िया यार।
इधर आओ जल्दी से। मैंडी, ताज़िक, हम तुम्हें यहां से जरूर निकाल लेंगे। जरा बच के। ये बकलोल फिर से आ गए। अच्छा, तो अब समझा, इन एलियंस ने ही उन रॉबलॉक्स के नागरिकों को किडनैप किया है। इसका मतलब है कि हम एलियंस के बेस पर हैं। मैंडी, हम इसे कैसे खोल सकते हैं? उनके कप्तान के पास से चाबी है, सबसे लंबा वाला ही है। इस एक बंदूक से हमारा काम नहीं बन सकता। हम कुछ और इंतजाम करेंगे। मैंडी, हम जल्द ही वापस आएंगे। हाँ, लेकिन जल्दी। मुझे लग रहा है कि इस कमरे में हथियार है। चलो अंदर चलें। टिम का अनुमान बिल्कुल सही था। उसने खुद को एलियंस के शस्त्रागार के बीच में पाया। ये हुई ना बात। चाहे कुछ भी हो, ये ब्लास्टर्स पिस्तौल से तो लाख बेहतर है। अब चूंकि उनके पास ये ब्लास्टर्स थे, तो लोग एलियंस को करारा जवाब देने के लिए तैयार थे। रेडी? चलो मजे करें। एलियंस, तुम्हारी बैंड बजने वाली है। टीम और ताजिक को यह बात पता नहीं थी कि एलियंस पहले से ही उनके लिए घात लगाकर बैठे हैं। ये लो तुम। ताजिक, ध्यान से। मैंने उसे मार गिराया। बहुत अच्छे ताजिक। अब चलो आगे चलते हैं। उसने बोला क्या आखिर? वो कुछ भी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है। और ये रहे बाकी के लोग। चलो अंदर चलें। कोई भी हिलना मत। हाथ ऊपर करो। आखिरी बार कह रहा हूं, हाथ ऊपर करो। अब क्या कह रहा है ये चपंडू? मुझे लग रहा है कि ये हमारा मजाक बना रहा है। ज्यादा चालाक मत बनो। अरे आखिर हो क्या रहा है ये? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
रॉब्लॉक्स निवासी आराम से ब्रुक हेवन के आसपास घूम रहे थे। इस खूबसूरत से दिन में किसी भी परेशानी के होने का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन तभी अचानक भूकंप! जान बचानी है तो भागो! जैसे वे दोनों होश में आए, टिम और ताजिक को यह एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं और वहां उन्होंने देखा एलियंस के सम्राट मेगा ब्रेन को। तुम्हारा स्वागत है रॉब्लॉक्सर्स। क्या तुम हमारी भाषा में बात कर सकते हो? मैं इस ब्रह्मांड की कोई भी भाषा बोल सकता हूँ। लेकिन तुम बोलते कैसे हो? तुम्हारा तो मुंह ही नहीं दिख रहा है। मैं टेलीपैथी की मदद से बात करता हूँ। यहाँ तुम सब क्या कर रहे हो? रॉब्लॉक्सर्स, तुम हमारे जहाजों के लिए ईंधन का काम करोगे। तो वो लोगों के साथ ऐसा करते हैं? अरे नहीं मैंडी! और अब तुम दोनों को भी ईंधन में बदल दिया जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा फ्यूल नहीं बनना चाहता हूँ। इससे बेहतर है कि मुझे तुम बॉट बना लो, जैसा कि तुमने डॉल्बी को बनाया था। क्या? मैं दिल से गुलामी करूंगा तुम्हारी। बहुत अच्छे, तुम एक बहुत बेहतरीन सैनिक बनोगे। तुम्हें अब सर्जरी के लिए जाना होगा। तुम गद्दार निकल गए। ताजिक! मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सका।
लाजवाब। टीम ने रॉबक्स के लिए गद्दार होने का नाटक किया और इन शातिर एलियंस को मात दे दी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद ही वो अभी जिंदा रह पाता। अलार्म की आवाजों ने डॉल्बी को जगा दिया। उसके रिकवरी का काम पहले से ही खत्म हो चुका था और वो अब इन प्रॉब्लम्स को निपटाना चाहता था। जैसे ही उसने मेगा माइंड से निपट लिया तो जहाज का आत्मविनाश प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। तस्वीर और टाइमर से टिम को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। वो ताजिक और मैंडी की तलाश में गया और उसके पास वक्त काफी कम था। इस पूरे वक्त में हमारे बहादुर योद्धाओं ने इस यांत्रिक हाथ से बचने की कोशिश करते हुए जिंदा रहने की उम्मीद नहीं खोई, लेकिन आखिर में वे ही उस कोठरी में बचे 2 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि अब इनसे बचना नामुमकिन है। अब ऐसा लग रहा है कि हम सब फंस चुके हैं बहना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पकड़ लो। दोस्तों चलो, इन सब के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है। टीम, मुझे लगा था कि तुमने हमें धोखा दिया। अरे ये सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा था। ये जहाज अब जल्दी फट जाएगी। हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। दोस्तों रुको, क्या ये वही भागने वाला कंपार्टमेंट नहीं है? हाँ, बहुत अच्छे। अरे यार, यहाँ तो फ्यूल ही नहीं है इस रेस्क्यू कैप्सूल में। यहाँ एक फ्यूल मॉड्यूल है। लेकिन इसका मतलब? हाँ, किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी तभी होगा। ओह नहीं। अब और चालाकी नहीं। मेरे बच्चे लोग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही तुम लोगों ने मेगा माइंड को खत्म किया तो मैं उन एलियंस के वश से निकलने में कामयाब रहा। मैं फ्यूल में बदलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पापा, उन्होंने मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया। कम से कम यहाँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम बच्चों के सामने पूरी जिंदगी बाकी है। आप ही हैं सबसे कूल डैड। दोस्तों, ये देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हमें जल्दी करना होगा। वो सही कह रहा है।
ठीक है, सब सीट बेल्ट्स बांध लो। पांच, चार, 3, 2, 1, चलो चले। वो बचाव कैप्सूल रॉब्लॉक्स प्लैनेट पर वापस आ गया। उनकी लैंडिंग आश्चर्यजनक रूप से काफी सॉफ्ट थी और सबसे अच्छी बात कि सभी सलामत वापस आ गए। ये हम अभी भी जिंदा हैं। वैसे हमारे जहाज की लैंडिंग काफी सॉफ्ट थी। तो अब आगे तुम सब क्या करने वाले हो? मुझे तो अस्पताल में वापस काम पर जाना होगा। मैं तो भाई अपने मोटरसाइकिल को उड़ाऊंगा और मैं गाड़ियां चुराता रहूंगा।